नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 7 का अध्याय 5 अम्ल, क्षार एवं लवण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग अम्लों के सूचक के बारे में, क्षारों के सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं, जिसका जो शब्द है एसिड, इसका उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है। और जो ये एसिडस शब्द है इसका अर्थ होता है खट्टा, स्वाद में खट्टा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नींबू, आंवला, संतरा, इमली, कच्चा आम आदि सभी ऐसे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। आप लोगों ने बस्तर की चापड़ा चींटी का नाम सुना होगा। चापड़ा चींटी की चटनी बनाई जाती है जो कि स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है, क्योंकि चींटी के अंदर भी एक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में जो चींटियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब वह हमें काटते हैं तो वहाँ पर जो है जलन होती है। ये जलन फार्मिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? फार्मिक अम्ल के कारण। और चापड़ा चींटी में फार्मिक अम्ल की अधिकता होती है, जिसके कारण जो है उसका स्वाद खट्टा आता है। ठीक, तो ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी पुस्तक में। सबसे पहला तो अम्ल शब्द का उद्भव किससे हुआ है? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। दूसरा क्या है? नींबू, आंवला, संतरा आदि और चींटी में पाया जाने वाला फार्मिक अम्ल, ये सब कैसे अम्ल होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक अम्ल की परिभाषा क्या होगी? ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ आप एक सारणी देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे अम्लों के नाम लिखे हैं। ये जो है सभी प्राकृतिक अम्ल हैं जो किसी फल, सब्जी या जीव जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में सामान को खट्टा करने के लिए नींबू सत नामक एक सफ़ेद रंग का चूर्ण डाला जाता है। ये फलों से निकाला गया वही साइट्रिक एसिड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है साइट्रिक एसिड, है ना। सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फटे हुए दूध, दही आदि में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका, इसके अंदर जो है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चाय में टैनिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक, कभी भी परीक्षा में 2 प्राकृतिक अम्ल या 3 प्राकृतिक अम्लों के नाम और 3 खनिज अम्लों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न दे देते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर प्राकृतिक अम्लों और खनिज अम्लों के जो है नाम याद करना आवश्यक है। आगे देखिए, हम भूमि से प्राप्त खनिजों से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भूमि से जो भी वस्तुएं हम खोद के निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इन खनिज पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया करा के उनसे भी हम अम्लों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसका सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल HNO3। ऐसे बहुत सारे जो है प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये खनन में निकले हुए प्राकृतिक पदार्थों से जो है बनते हैं। अब खनिज अम्ल जो है वो इतने तीक्ष्ण होते हैं कि इनको चखा नहीं जा सकता। ऊपर जो हम अम्लों की बात कर रहे थे प्राकृतिक अम्ल, इनको हम चख सकते हैं, खा सकते हैं, इसलिए इनके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं उनको हम चख नहीं सकते, क्योंकि ये तीक्ष्ण होते हैं और हमारे लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। पानी की उपस्थिति के आधार पर अम्लों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। जिस अम्ल में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। और यदि अम्ल के अंदर पानी की मात्रा कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल
कहेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो प्रकार का होगा, एक होगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होगा सांद्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह होगा जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी अम्ल में, है ना, और सांद्र का अर्थ वह होगा जिसमें जल की मात्रा कम होगी। यहाँ देखिए एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ जानकारी दी हुई है। जब कभी पीतल या कांसा के बर्तन में कोई खट्टी वस्तु अधिक समय तक रखी जाती है तो उस बर्तन के अंदर की दीवार पर नीला हरापन आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पीतल, तांबा, कांसा आदि के जो बर्तन होते हैं उनमें जो है कभी भी खट्टी वस्तुएं नहीं रखी जाती, जैसे मही, दही आदि ये सब नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है थोड़े समय के पश्चात जो है उसकी सतह पर हरे रंग का एक यौगिक तैरने लगता है। ये हरे रंग का यौगिक हमारे लिए हानिकारक होता है। असल में जो धातु के बर्तन होते हैं वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसीलिए अम्लों के अंदर में किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु को ज़्यादा समय तक नहीं रखा जाता। पीतल तथा कांसे में उपस्थित तांबा अम्ल से क्रिया करके नीला हरा यौगिक बनाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन यानी रांगा की कलई की जाती है। कलई करना अर्थात अंदर से लेप दिया जाता है उसको टीन की सहायता से, जिसके कारण बर्तन की आंतरिक सतह पर पतली टीन की परत चढ़ जाती है। और टीन क्या होता है, अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो कलई करके जो है बर्तनों का अम्ल के साथ अभिक्रिया को रोका जाता है। कलई की यह परत बर्तन को अम्ल से संचारित होने से बचाती है। संचारण का अर्थ यह होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर उससे अभिक्रिया करे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बने वो अनुपयोगी हो या हानिकारक हो, तो इस विधि में जो है उस पहले पदार्थ की जो हमारा उपयोगी पदार्थ है उसकी परत में कमी आती जाती है, द्रव्यमान में कमी आती जाती है, जिस विधि को हम संचारण कहते हैं। तो यहाँ पे संचारण से रोकने के लिए और किचन के बर्तनों को उपयोगी बनाने के लिए उनके आंतरिक सतह पर टीन या रांगा की परत चढ़ाई जाती है। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी इत्यादि धातु से बनी वस्तुओं की सतह नम हवा के संपर्क में रहने पर मलिन पड़ जाती है, इसे संचारण कहते हैं। आइए इसे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया के द्वारा समझे। तो लोहे पे जंग कैसे लगता है, जो फेरिक होता है वो ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे देखो आपके पुस्तक में गलत लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, इसको सुधार लेना, यहाँ पे O2 लिख लेना, ठीक। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और जल के साथ, जल वाष्प हमारे वायुमंडल में जो पानी है नदी, तालाब, समुद्र आदि में, उसका निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और वो वाष्प जो है हमारे आसपास के वायुमंडल में सदैव उपस्थित रहती है। तो लोहा या जो भी धातुएं हमारी हैं वो उस जल वाष्प और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर लोहा भी क्या करता है, जल वाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र है Fe2O3। इस आयरन ऑक्साइड को हम लोग बोलचाल की भाषा में जंग भी कहते हैं, ठीक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों का होना आवश्यक है। तो जंग लगने की जो क्रिया होती है उसमें अगर जल वाष्प या ऑक्सीजन में से एक भी अनुपस्थित होगा तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। यदि लोहे को इनके संपर्क से बचा कर रखा जाए तो लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। तो क्या किया जाता है, लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए, जैसे कोई भी लोहे की वस्तु है और उसको हमको क्या करना है, जंग लगने से अगर बचाना है तो उसकी बाह्य सतह पर पेंट करके एक आवरण चढ़ा देते हैं या ग्रीस का आवरण चढ़ा देते हैं या किसी अन्य सक्रिय धातु का आवरण चढ़ा देते हैं, जिससे अंदर की जो धातु की वस्तु है वह सुरक्षित हो जाती है। धातु की वस्तु के ऊपर में किसी अन्य धातु का आवरण चढ़ाना, इस विधि को जो है गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहते हैं। किसे कहते हैं यसद लेपन, किसी धातु की वस्तु पर किसी अन्य सक्रिय धातु, ठीक है, किसी अन्य सक्रिय धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो है सामान्यतः लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता यानी जिंक की जो है धातु की परत चढ़ाई जाती है। जब वस्तु का हवा की नमी तथा ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है तब जंग नहीं लगता है। अब आवरण चढ़ जाएगा चारों ओर, है ना, ये चारों ओर आवरण चढ़ जाएगा
तो बाहर की हवा से उसका संपर्क नहीं होता है। जैसे अभी ठंडी का दिन चल रहा है तो आप क्या करते हो, स्वेटर पहन लेते, टोपा पहन लेते, तो बाहर की हवा से संपर्क टूट जाता है शरीर का, तो ठंड लगना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प से संपर्क होना चाहिए। जब चारों तरफ परत चढ़ जाती है तो बाहर के ऑक्सीजन और जल वाष्प से क्या हो जाता है, संपर्क टूट जाता है और वहाँ पर जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार से जो है संक्षारण को रोक दिया जाता है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये जो है अम्ल की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप में देखते हैं क्या लेंगे हम लोग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दानेदार जिंक। जिंक क्या है, एक धातु है जिसका सूत्र क्या होता है, Zn, कैपिटल Z स्मॉल n। माचिस और परख नली। ठीक है, परख नली को इस प्रकार से परख नली स्टैंड पे कस देंगे और इसके अंदर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर देंगे 5 ml लगभग, है ना। उसके बाद में इसमें जो जिंक धातु है उसका छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। यहाँ पर आपको बुलबुलों के रूप में क्या दिखेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि जो बुलबुला निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस का है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जलती हुई माचिस की तीली इस परख नली के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी गैस है वो पप की आवाज़ के साथ में नीली ज्वाला के साथ एक साथ ही जल जाएगी। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि यह हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का गुण होता है कि वह अत्यंत ही ज्वलनशील है। इस प्रयोग में एक सावधानी रखना है कि कभी भी जो माचिस की तीली है उसको परख नली के अंदर की ओर नहीं झुकाना है, वरना परख नली में विस्फोट हो जाएगा और परख नली टूट भी सकती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम समीकरण के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं, तो यहाँ देखिए समीकरण दिया है, जिंक 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। जिंक का एक परमाणु 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तब जिंक क्लोराइड ZnCl2 तथा हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है आपको क्यों बताई गई है, इसलिए बताई गई है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ में, यहाँ जिंक क्या है, एक धातु है, तो अम्ल धातुओं के साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, अम्ल जो होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। आपको याद रखना है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। ठीक।